देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रिवीजन कर लेते हैं, ध्यान से सुनेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिखो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को या फिर सोर्स ऑफ फंड। देखो कोई भी कंपनी के लिए उसका सोर्स क्या है, सोर्स ऑफ फंड्स क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ से वो पैसा उठा सकता है। तो सबसे पहले आता है तुम्हारा इक्विटी शेयर से पैसा उठा सकता है, इक्विटी शेयर्स। उसके बाद प्रेफरेंस शेयर से पैसा उठा सकता है, इक्विटी शेयर्स उठा सकता है, प्रेफरेंस शेयर से उठा सकता है, लोन ले सकता है। उसके पास खुद का रिजर्व होता है, रिजर्व एंड सरप्लस मतलब जमा किया हुआ पूंजी रहता है उन लोगों के पास। तो इतना सारा जगह से वो पैसा उठा सकता है। लोन में भी दो तरह का बात आता है, या तो तुम लोन लेता है पब्लिक से जिसको डिवेंचर बोला जाता है, या तो तुम लोन ले सकता है कोई भी बैंक से जिसको फाइनेंस बोलते हैं। तो कोई भी फाइनेंस कंपनी से हम लोग लोन ले सकते हैं। तो जो भी सोर्सेस ऑफ फंड होता है, मतलब एक कंपनी जो है ये 4-5 जगह से पैसा उठाया जा सकता है, ठीक है। तो हर एक जगह से जहाँ से भी तुम पैसा उठाओ उसका अपना अपना खर्च है। जैसे अगर हम स्टार्ट करते हैं लोन से, ठीक है, डिवेंचर से स्टार्ट करते हैं। अगर हम डिवेंचर का बात करें तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर जब हम लोग निकालेंगे तो उसको बोला जाता है केडी, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर। तो इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाई IP इंटू 100, ठीक है। इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट डिवाइडेड बाई IP इंटू 100। IP मतलब इशू प्राइस, IP का मतलब होता है इशू प्राइस। फटाफट लिखो एग्जाम्पल, फटाफट लिखो एग्जाम्पल। ए एंड कंपनी issued 1000 डिबेंचर। ए एंड कंपनी issued 1000 डिबेंचर, कॉमा फेस वैल्यू ऑफ 100, फेस वैल्यू ऑफ 100 at 5% डिस्काउंट, at 5% डिस्काउंट, कॉमा issue expense ₹2 per डिवेंचर, issue expense ₹2 per डिवेंचर। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। टैक्स रेट 40%, टैक्स रेट 40%। अब देखो IP मतलब होता है इशू प्राइस, बट इस इशू प्राइस का मतलब होता है कि फाइनली वो अमाउंट जो तुमको मिलेगा, जो कोई भी कंपनी को अमाउंट रिसीव होगा, उसके हाथ में जो पैसा आएगा उस अमाउंट से मतलब है इस IP को। दैट मीन्स यहाँ पे हमको चाहिए इंटरेस्ट। अब देखो क्वेश्चन में मेरा इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट का रेट नहीं होता। इंटरेस्ट का मतलब होता है इंटरेस्ट का अमाउंट, मतलब अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर डिवेंचर होता है। बहुत जन क्या करता है, जनरली 95% क्वेश्चंस में वहाँ पे इंटरेस्ट जो भी फेस वैल्यू होता है वो 100 होता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में भी हम फेस वैल्यू 100 दिए हैं। दैट मीन्स 100 का 8% कितना है, 8 रुपया। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सम्स को सॉल्व करने के टाइम यहाँ पे 8 ही लिखेंगे, क्योंकि 100 का 8% 8 रुपया होता है। बट स्टूडेंट क्या गलती समझ लेता है कि वो हम इंटरेस्ट का रेट लिख रहे हैं 8%। ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर इसका रेट सपोज 100 नहीं दे के अगर मैं 1000 का फेस वैल्यू दे दूँ, फेस वैल्यू 1000 हो जाएगा। तो 1000 का 8% मतलब कितना हो गया, 80 रुपया। तो उस केस में हम इंटरेस्ट 80 लिखेंगे, 8 नहीं लिखेंगे। तो ये जो तुम्हारा जो स्टूडेंट का सबसे बड़ा कन्फ्यूजिंग होता है वो समझ लो, क्योंकि अगर एग्जाम में फेस वैल्यू चेंज कर दिया ना तो वहीं पे तुम्हारा कम से कम 40-50% स्टूडेंट तो गलती कर ही देगा। तो ये तुम बहुत ध्यान से समझो कि ये इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का रेट नहीं है, ठीक है।
इंटू 1 माइनस टैक्स, 1 माइनस टैक्स, टैक्स का रेट देखो 40% है तो 40% को हम 0.4 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय आईपी, आईपी मीन जो फाइनली तुम्हारे हाथ में पैसा आएगा, 100 रुपये का फेस वैल्यू, 100 रुपये का फेस वैल्यू है, डिस्काउंट है 5%, दैट मीन 100 का 5%, 5 रुपया, मतलब बचेगा कितना 95। अब 95 में से भी इशू एक्सपेंस पर डिवेंचर कितना है 2 रुपया, दैट मीन्स तुम्हारे हाथ में कितना आएगा 93 इंटू 100, देखो कितना आता है ये ऊपर में कितना आ जाएगा 4.8 डिवाइडेड बाय 93 इंटू 100, देखो तो 480 बाय 93 5.16, तो इसका आंसर होगा 5.16%, 5.16%। ये केडी, और ये भी केडी किस टाइप का कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है, ये जिसका लाइफ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अगर लाइफ नहीं दिया हुआ है दैट मीन्स ये इरिडीमेबल डिबेंचर है। 93, 100 रुपये का फेस वैल्यू था, 5% डिस्काउंट, तो 100 रुपये का 5% मतलब 5 रुपया, तो 5 रुपये डिस्काउंट हो गया तो बचा कितना 95 मिलेगा। तो 95 में से भी इशू रिलेटेड एक्सपेंस कितना है 2, तो 95 माइनस 2 कितना बचा 93। मेरा क्वेश्चन में और भी कुछ बोल सकता है, बोल सकते हैं अंडर राइटिंग कमीशन 1 रुपया, तो 93 माइनस कितना हो जाएगा 1, तो इसका मतलब डिवाइड होगा 92 से। जो भी एक्सपेंसेस होगा, इशू प्राइस मतलब फाइनली वो पैसा जो कंपनी के हाथ में मिलेगा, उसी को बोला जाता है आईपी, ठीक है। ये कितना आ गया 5.16, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें। देखो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2, -5 100 का 5%, हाँ 5 रुपया, फिर 100 माइनस 5 95। अब देखो एग्जाम्पल 2, लिखो ए एंड कंपनी इशूड 1000 डिबेंचर, ए एंड कंपनी इशूड 1000 डिबेंचर ऑफ ₹150 each at 120, at 120. Life of debenture is 10 years. Life of debenture is 10 years. Redeemable at a premium of 20%. Redeemable at a premium of 20%. Find KD, the cost of debenture. Find KD. अब देखो इसमें लाइफ दिया। अब ये जो हम लोग सम्स बना रहे थे केडी, अब मेरा केडी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स, इतना तो फॉर्मूला था ही, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स बाई आईपी, ये फॉर्मूला होता है। इसके साथ प्लस हो जाता है आरपी माइनस आईपी डिवाइडेड बाई लाइफ होल डिवाइडेड बाई आईपी प्लस आरपी डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, ये फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक है। और ये आफ्टर टैक्स है, ऑब्वियसली तुम्हारे क्वेश्चन में हमेशा आफ्टर टैक्स ही पूछेगा, कभी बिफोर टैक्स नहीं आएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन बाई चांस, चलो बता ही देते, कोई बुक में तुम सम्स जब बनाएगा तो देखेगा बिफोर टैक्स का आंसर दिया फिर आफ्टर टैक्स का आंसर दिया हुआ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर तुम्हारा बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स दिया हुआ भी है तो तुम बिफोर टैक्स क्या करेगा, ये लो, ये 1 माइनस टैक्स है ना, 1 माइनस टैक्स की जगह माइनस टी हटा देना, माइनस टी नहीं लिखेगा, माइनस टी को सिर्फ 1 लिखने रहने देना। 1 भी का क्या जरूरत है, इंटू करेगा 1 के साथ तो वही तो आएगा। हमें सिर्फ जो ब्रैकेट में हम लिखे ना 1 माइनस टैक्स का मतलब ही होता है वो आफ्टर टैक्स। 1 माइनस टैक्स तुम फॉर्मूला से अगर हटा दिया तो वो आ जाएगा बिफोर टैक्स। लेकिन बिफोर टैक्स क्वेश्चन में नहीं पूछता है क्योंकि ये इररिलेवेंट है, बिना टैक्स का ये सब कुछ नहीं हो सकता है ना, तो ये नहीं होता है। फिर भी कोई बुक में आंसर में तुम देख सकता है तो तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन आ सकता है, इसलिए हम तुमको बता दिए कि अगर बिफोर टैक्स निकालने का मन हो तो 1 माइनस टैक्स हटा दो फॉर्मूला से,
वो तुम्हारा आ जाएगा बिफोर टैक्स। अच्छा, अब इसको सम्स को सॉल्व करते हैं। मेरा फेस वैल्यू देखो इस केस में कितना है 150। इंटरेस्ट रेट कितना है, अच्छा इंटरेस्ट रेट हम नहीं बोले, साइड में लिख लो, तो इंटरेस्ट रेट 12% करते हैं। इंटरेस्ट रेट 12%, इंटरेस्ट रेट 12%, ठीक है। अब केडी इंटरेस्ट रेट 12%, मतलब मेरा फेस वैल्यू कितना है 150, 150 का 12% देखो कितना होता है 18, यानी कि इंटरेस्ट के जगह हम लिखेंगे 18, इंटरेस्ट के जगह पे आएगा 18, 1 माइनस टैक्स, तो टैक्स का रेट कितना है मेरा क्वेश्चन में टैक्स का रेट नहीं बोला है, मेरा क्वेश्चन में टैक्स का रेट नहीं बोला है। अगर तुम्हारा क्वेश्चन में टैक्स का रेट नहीं बोलता है तो उसको अज्यूम किया जाता है 0.5, ये बीकॉम का रूल है। अगर तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में टैक्स का रेट नहीं बोलेगा तो उसको 50% अज्यूम करेगा, तो 0.5 हम माइनस किए, प्लस आरपी मतलब रिडेम्पशन प्रोसीड। रिडेम्पशन प्रोसीड मतलब होता है कि जब तुम डिबेंचर वाला लोगों को पैसा लौटाएगा तो कितना लौटाएगा, कितना लौटाएगा। देखो डिबेंचर था कितना का, फेस वैल्यू कितना है 150, पोरोड कितना है, कैशलेस स्टेटमेंट में हम लोग सीखे थे पोरोड मतलब क्या होता है, या फिर और भी चैप्टर में सीखे हैं। पोरोड मतलब जो एक्स्ट्रा लौटाएगा, तो कितना परसेंट एक्स्ट्रा लौटाने का बाद है 20%, तो 150 का 20% कितना होगा 30 रुपया, 150 का 20% बनता है 30 रुपीज, तो 150 उसका फेस वैल्यू का, 30 उसका प्रीमियम, तो कितना लौटाना पड़ेगा 180 रुपया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 180 माइनस आईपी, आईपी मतलब इश्यू प्राइस, मतलब तुम्हारे हाथ में जो रुपया आएगा, सोचो तुम्हारे हाथ में कितना आएगा, तुम 150 रुपये का डिबेंचर इश्यू कितना में कर रहा है 120 में, यानी कि 120 आना चाहिए था। अभी भी देखो कि क्या और भी कोई तरह का एक्सपेंस है, हो सकता है अंडरराइटिंग कमीशन हो और भी किसी भी टाइप का खर्च हो सकता है, लेकिन मेरा क्वेश्चन में ऐसा कुछ हम बोले नहीं। अगर मेरा क्वेश्चन में होता अंडरराइटिंग कमीशन तो हम इस 120 में से उसको भी माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये आईपी मेरा हो गया 120, दैट मीन्स 180 माइनस 120, उसका लाइफ है 10 ईयर्स, होल डिवाइडेड बाई, तो आईपी मेरा है 120, आरपी है 180 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, देखो कितना आता है। अच्छा, मतलब 150 रुपये का हम लोग 120 में इशू किया। हाँ, 150 रुपया का डिबेंचर तुम 120 में इशू किया, इसका मतलब यही होता है। उसका 20% ज़्यादा, तो फिर 120 का 20% 120 के क्यों 20% निकालेगा तुम, 120 का कभी होता है, हमेशा ये सब चीज़ फेस वैल्यू का होता है, जो भी फेस वैल्यू होगा उसके ऊपर परसेंटेज मारेगा, जब तक क्वेश्चन तुम्हारा अलग से कुछ ना बोले। आरपी मतलब रिडेम्पशन प्रोसीड, वापस लौटाने के टाइम तुम कितना लौटाएगा, फेस वैल्यू कितना था 150, प्रीमियम कितना है 20%, तो 150 का 20% तुम ज़्यादा लौटाएगा, तो ऐड करेगा 150 प्लस 20%, देखो कितना आ रहा है बोलो। आईपी तुम्हारा कितना का डिबेंचर था 150, तुम कितना में दे रहा है 120 में, तो आईपी हो गया 120। अगर मेरा क्वेश्चन में अंडरराइटिंग कमीशंस वगैरह होता तो वो भी माइनस किया जाता। आईपी मतलब होता है कि तुम्हारे हाथ में जो रुपया आएगा सब कुछ माइनस करने के बाद, ठीक है। अब तो कैलकुलेशन करके बताओ कि कितना आएगा, एग्जैक्ट 10% आ रहा है। अच्छा, एक बार चेक कर लो, एग्जैक्ट 10%, अपने मन से सम बनाए, इतना एग्जैक्ट आंसर कैसे आएगा, एग्जैक्ट 10% आ रहा है, अच्छा सम बनाए तो ठीक है 10%, तो ये मेरा अपना हो जाएगा, तुम अपना के डी, ठीक है। तो ये के डी हो गया। बैंक से अगर तुम लेते हो लोन तो उसमें चाप नहीं, उसको बोला जाता है टर्म लोन, और टर्म लोन का फॉर्मूला बहुत ही इजी है, इसमें तो कुछ है नहीं। आया हुआ है तो देखना, 2007, 2008, 2009 में बुक के पीछे सारे स्कैनर दिया हुआ है, उसमें देखना कि कितना बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, या तो इसका कॉस्ट निकालो, या तो प्रेफरेंस शेयर्स का निकालो, या तो इक्विटी शेयर्स का निकालो, 3 में से कोई एक का निकालने बोलेगा तो वो हो जाएगा 5 मार्क्स का क्वेश्चन, और वहीं पे अगर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोला निकालने तो वो हो जाएगा 10 मार्क्स का क्वेश्चन।
दैट मीन्स 10 + 5। और अगर सिर्फ 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, दैट मीन्स अगर अभी जिस टाइप का सम्स का अगर वैसा पूछता है तो क्या हो जाएगा, 5 + 5 का एक थ्योरी आएगा, तो ये हो जाएगा 10, मतलब 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अगर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलेगा फाइंड करने, तो वो अकेला एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहेगा 10 मार्क्स। अगर वो नहीं आता है, कोई एक सम्स आता है, फाइंड के डी, के पी या के ई, तो उसके साथ एक थ्योरी भी आएगा 5 मार्क्स का, ठीक है। कोई एक ही आएगा इनमें से? अगर थ्योरी में आता है तो फिर इसमें से कोई एक ही देता है जनरली। अगर बहुत इजी दिया तो हो सकता है 2 ठो ऐड कर दे, के पी के डी हुआ है तो 2 ठो ऐड करके भी तो आया। आई थिंक 2009 या 10 में आया था ना एक ठो क्वेश्चन, फाइंड के पी एंड के डी, ऐसा करके कुछ है एक ठो क्वेश्चन, कोई ईयर में तो है, वैसे भी दे सकता है। अच्छा, ये हो गया के डी। के डी का बात करते हैं, के पी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। इसका भी फॉर्मूला सेम ही होता है, बस फ़र्क ये है कि प्रेफरेंस शेयर्स वाले लोगों को डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड, और इन लोगों को जो डिविडेंड मिलता है उसके ऊपर 1 + CDT होता है, क्योंकि कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स भी पे करना पड़ता है। अभी नियम चेंज हो गया है, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स जो है वो डिविडेंड जिसको मिलता है उसको पे करना पड़ता है, बट फिलहाल FM में तुमको अभी यही सीखना है, इससे ज़्यादा भी नहीं सीखना है, अभी वही चल रहा है। तो डिविडेंड इंटू 1 + CDT, अगर रिडेम्पशन लाइफ अगर दिया रहा तो RP - IP बाई लाइफ, फिर RP + IP डिवाइडेड बाई 2 × 100। अगर लाइफ नहीं दिया रहा तो क्या हो जाएगा, जैसे डिवेंचर में था, डिवेंचर में क्या सीखा, ये वाला चीज़ हट जाएगा, ये चीज़ तो नहीं था। अगर लाइफ नहीं दिया रहा है तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, हट जाएगा, मतलब ये हट गया। और ये अगर हट गया, RP अगर हट गया, लाइफ नहीं दिया मतलब RP नहीं है, अगर RP नहीं है तो यहाँ से भी RP हट जाएगा। RP से डिवाइड किससे होगा, IP से, और डिवाइडेड बाई 2 तो होगा नहीं, क्योंकि IP अकेला है तो 2 कहाँ से आएगा, होगा नहीं, ठीक है। तो KP लिखो एग्जाम्पल, A and company issued 1000 डिवेंचर, A and company issued 1000 preference shares. A and company issued 1000 preference share of A and company issued 1000 preference share of 100 each, 100 each. Dividend rate 12%, dividend rate 12%, CDT 10%, tax rate 50%, tax rate 50%, POROP मतलब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, POROP 10%। अच्छा रुको, 10% नहीं रखेंगे, इसको चेंज करते हैं, 5% कर दो। POROP 5%, कॉमा अंडरराइटिंग कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन ₹2, लाइफ 10 years, लाइफ 10 years, ठीक है, लाइफ 10 years। चलो बनाते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन देता है तो बोलो डिविडेंड, अब देखो अगर हम यहाँ पे जो हम अलग से तुमको बोले डिविडेंड रेट, ये अलग से ना बोल के क्वेश्चन ऐसे भी तो लिख सकता है 12% प्रेफरेंस शेयर्स। इसका भी मतलब मैं प्रेफरेंस शेयर्स के नाम के आगे जो परसेंटेज रहता है, या फिर डिवेंचर के आगे नाम के आगे जो परसेंटेज रहेगा वो उसका प्रेफरेंस शेयर्स है तो ये डिविडेंड का परसेंटेज है, डिवेंचर है तो वो इंटरेस्ट का परसेंटेज है। ये बात तुम लोग को मालूम होना चाहिए, तुम लोग सेमेस्टर 6 में है, ठीक है, ये बात तुमको मालूम होगा। अच्छा 12%, डिविडेंड का रेट कितना हो गया 12%, और ये डिविडेंड का रेट, फिर से एक बात याद रखना, ये डिविडेंड का रेट हम लोग फेस वैल्यू कर लगाते हैं, फेस वैल्यू के ऊपर हमेशा रहेगा। क्वेश्चन हो सकता है कि जो प्रेफरेंस शेयर है वो डिस्काउंट पे इशू हो रहा हो, मे बी पॉसिबल है। अगर डिस्काउंट पे अगर इशू होता भी है तो भी डिविडेंड का कैलकुलेशन हमेशा किसके ऊपर होता है, फेस वैल्यू। अच्छा अगर वो डिवेंचर भी डिस्काउंट पे उसमें तो भी ऑब्वियसली डिवेंचर का या फिर प्रेफरेंस शेयर्स,
का डिविडेंड और इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशंस हमेशा फेस वैल्यू पे ही होता है, ठीक है, हमेशा हमेशा फेस वैल्यू। तो डिविडेंड या मेरे को खोजना है फेस वैल्यू कितना है इसका 100, तो 100 का कितना परसेंट, डिविडेंड का परसेंट है 12, तो 100 का 12% 12, 1 प्लस, अब यहाँ पे CDT और टैक्स रेट दोनों दिया हुआ है। याद रखना, तो ऐसा क्वेश्चन बीकॉम में बहुत बार किया है। क्या करता है वो लोग, एक CDT का टैक्स रेट दे देगा और एक अलग से भी टैक्स रेट दे देगा। तुमको कौन सा टैक्स रेट चाहिए, CDT। जब तक डिविडेंड वर्ड ना रहे, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, जब तक डिविडेंड वर्ड नहीं रहेगा ये CDT 0 रहेगा। नॉर्मल अगर ऐसा हो सकता है CDT दिया ही नहीं, CDT दिया ही नहीं और बोला टैक्स रेट है 30% 40%, नहीं लेंगे, छोड़ देंगे। टैक्स रेट से मतलब नहीं है, मेरे को कौन सा टैक्स रेट चाहिए, डिविडेंड वाला टैक्स रेट चाहिए। उस केस में वो वाला टैक्स रेट, नॉर्मल टैक्स रेट जो होता है वो नहीं आता है। इसका मतलब 1 प्लस मैं सिर्फ CDT लूंगा 10%, दैट इज 0.1। रिडेम्पशन प्रोसीड मतलब होता है कि वापस लौटाने के टाइम जितना देंगे, एक प्रेफरेंस शेयर्स है 100 का, लौटाने के टाइम देखो पोरोप है क्या, पोरोप प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 5%, तो 100 का 5% कितना होगा 105, तो ये तुम्हारा RP हो गया 105 माइनस IP मतलब होता है मेरे हाथ में जो रुपया आएगा, हाथ में कितना आएगा, 100 रुपया का प्रेफरेंस शेयर था। देखो डिस्काउंट दे रहे हैं क्या, डिस्काउंट तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन अंडर राइटिंग कमीशन है 2 रुपया का, तो 100 माइनस 2 कितना बचेगा 98, लाइफ कितना है 10 होल डिवाइडेड बाई RP कितना है, रिडेम्पशन प्रोसीड, देखो रिडेम्पशन प्रोसीड कितना है RP, रिडेम्पशन प्रोसीड 105 प्लस 98 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, कैलकुलेशंस करके देखो कि कितना आएगा। RP मतलब कौन सा, RP तो होता है जो वापस लौटाएगा, RP तो ऐड करके आता है, फेस वैल्यू प्लस पोरो, फेस वैल्यू प्लस पोरो का कैलकुलेशन फेस वैल्यू पे होता है। देखो कितना आता है परसेंटेज, हाँ अंडर राइटिंग नहीं रहता तो IP 100 आ जाता। नहीं होगा, CDT नहीं रहेगा तो वो उसको नहीं लेना है, CDT हटा दो, 1 डिविडेंड सिर्फ यहाँ पे डिविडेंड हो जाएगा, बस हट जाएगा ये, डिविडेंड प्लस RP माइनस IP बाई लाइफ इंटू 100 बाई RP प्लस IP बाई 2। इसका तो कैलकुलेटर कहाँ है तुम्हारा, कैलकुलेशन कौन करेगा, जल्दी कैलकुलेशन करो, देखो कितना आता है बोलो 13.69, 13.69%, 13.69%, ठीक है। ये हो गया KD हो गया, KP हो गया। अब KE हेडी बना लो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स, KE क्या परसेंट में दिया रहा है, तो भी फेस वैल्यू क्यों पड़ेगा, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स KE इसका फॉर्मूला तो होता है D1 बाई P0 माइनस F प्लस G इंटू 100, जहाँ पे D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, ठीक है, D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड और P0 का मतलब होता है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। P0 का मतलब होता है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, F का मतलब होता है फ्लोटेशन कॉस्ट, F का मतलब होता है फ्लोटेशन कॉस्ट और G का मतलब होता है ग्रोथ,
एक्सपेक्टेड डिविडेंड इंटू 100 का मतलब तुम्हें मालूम है कि इंटू 100 का मतलब क्या होता है। देखो अब ये एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होता है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड का मतलब होता है D1 मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड, और इसका मतलब होता है कि लास्ट ईयर का जो डिविडेंड होता है, लास्ट ईयर डिविडेंड प्लस ग्रोथ। अगर पिछले साल का, अगर तुमको क्वेश्चन में एक्सपेक्टेड डिविडेंड डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा तो क्वेश्चन में पिछले साल का डिविडेंड दिया रहेगा कि पिछले साल कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया गया था, ऐसा ऐसा बोलेगा। तो उसमें हम लोग अगर ग्रोथ ऐड कर देंगे तो मुझे क्या मालूम चल जाएगा कि एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना है। पीओ मतलब मार्केट प्राइस, एफ मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट, ये सब क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया हो रहेगा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल, हाँ ग्रोथ 2 बार ऐड, अगर लास्ट ईयर का दिया हुआ है तो ग्रोथ 2 बार आएगा, एक बार D1 के साथ ऐड होके आएगा, एक बार अलग से भी आएगा। एग्जाम्पल देखो, ए एंड कंपनी डिक्लेयर्ड लास्ट ईयर डिविडेंड of rupees 10 per share, which is expected to grow at 5%, which is expected to grow at 5%, presently market price of shares is 180. Presently market price of share is 180, but it will include flotation cost. It will include a flotation cost of rupees 5 per share. It will include flotation cost of rupees 5 per share. याद रहेगा। चलो सम्स करते हैं। अब देखो के फाइंड करने के लिए मेरे को चाहिए D1। अब मेरे को क्वेश्चन में डायरेक्टली तो D1 दिया नहीं है, पिछले साल का यानी कि डिविडेंड तुमको मिलेगा। तो पिछले साल का अगर डिविडेंड मिलेगा तो देखो पिछले साल का डिविडेंड मेरा कितना था 10, ये ग्रोथ ऐड होगा इसके साथ, तो 10 प्लस 5% देखो कितना होता है, 10 का 5% ऐड करो, 10 प्लस 5%, तो ये आएगा 10.5 डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस देखो कितना है 180 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट कितना है 5 प्लस ग्रोथ देखो कितना परसेंट है 5%, मतलब होता है 0.05 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करके देखो कि कितना होता है 56। क्या बोल रहे हैं 11%, तो ये 11%, 11%, तो मेरा के हो गया 11%। ठीक है, के हो गया है 11%। ये तो हम तुमको करा दिए अलग अलग कि के डी, के पी और के ई। अगर क्वेश्चन में देता है के आर मतलब रिजर्व एंड सरप्लस, तो इसका भी फॉर्मूला सेम होता है के ई का, बस यानी सेम, मतलब ये सब कुछ सेम रहेगा, बस फर्क क्या रहता है D1 बाई P0 प्लस G इंटू 100। इसमें F नहीं होता। F क्यों नहीं होता? क्योंकि नया इक्विटी शेयर्स इशू करने के लिए फ्लोटेशन कॉस्ट चाहिए, ये तो इकट्ठा किया हुआ पैसा है, तो इसको थोड़ी ना कहीं से उठाना है, तो रिजर्व एंड सरप्लस को यूज करने के लिए फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होता, इसलिए वहां पे F नहीं आएगा। ठीक है, अगर फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दिया हुआ है तो जो के ई आएगा वही के आर आ जाएगा। इसका मतलब यही है कि अगर फ्लोटेशन कॉस्ट क्वेश्चन में नहीं है तो जो के ई होगा वही तुम्हारा क्या होगा के आर। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं एक वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। अच्छा ये एक बार बैंक का भी बात कर लेते हैं, छोटा सा बात कि कॉस्ट ऑफ टर्म लोन, देखो अगर के टी है
तो इसका फॉर्मूला सिंपल है, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स। बस क्वेश्चन बोलेगा कि 5 लाख का लोन है, 10% का रेट, 5 लाख के ऊपर 10%, ठीक है, तो 5 लाख का 10% मतलब इंटरेस्ट रेट कितना हो गया 10, 1 माइनस टैक्स रेट। अब देख लेगा टैक्स रेट कितना है, अगर 40% है तो कितना होगा 0.4, दैट मीन्स मेरा आंसर कितना आएगा 6%। खत्म। क्वेश्चन का ये उसका फॉर्मूला, ये इसका बस एक ही फॉर्मूला आता है, क्योंकि इसका लाइफ वाइफ ऐसा कुछ झमेला नहीं रहता, ये तो नॉर्मल बैंक से लोन लिया हुआ रहता है, तो इसका लाइफ का बात नहीं, लाइफ होता है बट वो डिस्काउंट फिस्काउंट ऐसा कुछ होता नहीं है, तो नॉर्मल तुम कैलकुलेशंस करेगा तो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब जितना 3 एग्जाम्पल कराए हम तुमको हिसाब से, 3 एग्जाम्पल, एक के डी का कराया है, एक के पी और एक के ई। अब इन तीनों का क्वेश्चंस को हम क्या कर देंगे, मर्ज कर देंगे। इन तीनों को अगर हम मर्ज कर दिए तो ये बन जाता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब सीधा है, हम तुमको बस ये बताना चाहते हैं कि अगर तुमको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है तो तुमको तुम्हारे क्वेश्चन में पहले क्या निकालना पड़ेगा, के डी, फिर क्या निकालना पड़ेगा के पी, और फिर क्या निकालना पड़ेगा के ई। ये तीनों निकालने के बाद तुम क्या निकाल सकता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सिंपल लॉजिक है, तो ये तीनों निकालना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन में जो है हम वही लेके रखते हैं, ठीक है। 3 चीज दिया है, यानी हम लोग पहले क्या निकाल लिए, के डी निकाल लिए, फिर क्या निकाल लिए के पी, और फिर क्या निकाल लिए के ई। ये 3 इंफॉर्मेशन दिया हुआ ही रहेगा तुम्हारे क्वेश्चन में, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन देने के बाद और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी दिया रहेगा। कुछ एक्स्ट्रा में क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा तुमको। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब ये हो गया कि क्वेश्चन ऑलरेडी बोलेगा कि कंपनी के पास क्या क्या कहां कहां से पैसा उठाया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि 10,000 इक्विटी शेयर्स है ऑलरेडी और इसका फेस वैल्यू कितना है 100 रुपया, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 10 लाख। मतलब इक्विटी शेयर्स कितना है 10 लाख ऑलरेडी है, रिजर्व एंड सरप्लस भी है, रिजर्व एंड सरप्लस है मान लो 3 लाख। उसके बाद क्वेश्चन बोला है सपोज डिवेंचर, अभी कंपनी के पास डिवेंचर है 5 लाख का और प्रेफरेंस शेयर्स है 4 लाख का, ठीक। बस इतना इंफॉर्मेशन तुमको क्वेश्चन में दिया रहेगा और तुमको बोलेगा कि फाइंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और उसके साथ ऊपर का जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है, ऊपर का जो इंफॉर्मेशन मतलब जो हम लोग के डी, के पी, के ई ये सब जो चीज़ निकाले हैं वो सब चीज़ दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन। तो ये 4-5 बात हम लोगों को क्वेश्चन में मिलेगा। सबसे पहले है हम क्या बोले हम अभी क्या बोले, निकालना नहीं पड़ेगा, मतलब तीनों एक ही गजब बात कर रहा है। तीनों क्वेश्चन को हम क्या बोले, मर्ज, मतलब क्या तुमको पहले के पी निकालना ही पड़ेगा, के पी तो चाहिए, के पी निकालेगा, के डी निकालेगा, के ई निकालेगा। वो निकालने के बाद क्वेश्चन में ये इंफॉर्मेशन दिया, क्वेश्चन देखो कैसे लिखा रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा, लो हम बता देते हैं, सुनो ध्यान से। फॉलोइंग आर द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड कंपनी, ठीक है। अब ए एंड कंपनी के बारे में ये सारा बोल दिया कि ए एंड कंपनी के पास इतना इक्विटी शेयर है, इतना रिजर्व एंड सरप्लस है, इतना डिवेंचर है और इतना प्रेफरेंस शेयर है। अब क्वेश्चन बोलेगा नंबर ए, जो हम एग्जाम्पल लिखा है पहला वाला के डी के बारे में लिखा रहेगा, फिर नंबर बी के पी के बारे में लिखा रहेगा, फिर नंबर सी के ई के बारे में लिखा रहेगा, ठीक है। अब ये ए बी सी यूज करके तुम क्या करेगा, के डी, के पी और के ई निकाल लिया। अब वो निकालने के बाद हमको ये वाला इंफॉर्मेशन चाहिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए, तो वो तीनों कैलकुलेशन होगा, ऐसा नहीं बोलने कि वो नहीं होगा, ठीक है। क्या सुना तुम भगवान चने, लिखो टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ, टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। टेबल शोइंग कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक, अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पहले लिखते हैं हम लोग सोर्स। सोर्स मतलब होता है कि कहाँ कहाँ से पैसा उठाए हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या है, इक्विटी, तो हम यहाँ पे लिखे इक्विटी। उसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस, तो हम यहाँ लिखे रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद लिखा है डिबेंचर, तो यहाँ पे लिखे हम डिबेंचर। उसके बाद लिखा है प्रेफरेंस शेयर्स, तो हम यहाँ पे लिख दिए प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब जो जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है वो पूरा सोर्स ऑफ फाइनेंस हम लोग पहले लिख लिए कि कंपनी के पास सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या क्या है, ये हम पहले लिख लिए फटाफट। ये लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट, कि कौन सा कितना रुपया का है। देखो तो इक्विटी शेयर्स कितना रुपया का है, 10 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस कितना है, क्या है, 3 लाख। डिबेंचर है 5 लाख और प्रेफरेंस शेयर्स है 4 लाख। ये हो गया। इसके साथ मुझे लिखना है कॉस्ट, कि किसका कितना परसेंट निकाले थे। देखो तो फटाफट, इक्विटी का कितना निकाले थे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी आया था 11%। रिजर्व एंड सरप्लस हम लोग नहीं निकाले थे। डिबेंचर कितना निकाले थे, 10% आया था ना डिबेंचर। और केपी कितना आया था, 13.69। ठीक है, अब देखो के आर हम लोग निकाले नहीं थे क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में हम कुछ बोले नहीं थे। बोले हम के ई जो होगा वही के आर होगा, लेकिन यहाँ पे जो मेरा के ई होगा वही मेरा के आर नहीं होगा, क्योंकि हम जो के ई का एग्जाम्पल दिए थे उसमें हम आई थिंक फ्लोटेशन कॉस्ट दिए थे। तो अगर फ्लोटेशन कॉस्ट है तो के ई इज नॉट इक्वल टू के आर, यानी कि अगर मेरा क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होता, अगर नहीं होता तो हम यहाँ भी क्या लिखते, 11% लिखते। लेकिन मेरा क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट है तो मेरे को के आर एक बार निकालना पड़ेगा। अब बोले तो D1 कितना आया था हम लोगों का, 10.5। मार्केट प्राइस कितना था, 180 प्लस ग्रोथ मतलब 0.05 इंटू 100। बस फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस नहीं होगा, तभी तो फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस किए थे। के ई निकाले कि हम फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस किए थे, तो देखो तो कितना आ रहा है, 10.83। यानी इसका कॉस्ट होगा 10.83%। इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट होता ही नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस, अरे यार इसको क्या अभी हम समझाएं तुमको कि रिजर्व एंड सरप्लस में फ्लोटेशन कॉस्ट कहाँ से आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस इकट्ठा, तुम ना पाप है, ठीक है, तुम पाप है, तुम खुद ही पूरा एक पाप है। रिजर्व एंड सरप्लस मतलब क्या होता है, इकट्ठा किया हुआ पैसा। अब तुमको पॉकेट मनी मिलता होगा, जो उसमें कुछ सेविंग करता है, किसी स्पेशल आदमी का बर्थडे आता होगा तो उसके लिए गिफ्ट लेने के लिए कुछ तो रखता होगा। तो वो जो तुम पैसा इकट्ठा करके रखता है तो उसके लिए क्या कुछ अलग से खर्च करना पड़ता है तुमको, तो वो रिजर्व एंड सरप्लस है। लेकिन अगर मान लो तुमको पैसा का जरूरत है और अगर तुम कहीं से लोन लेगा तो उसके लिए ना इंटरेस्ट वाला खर्चा आएगा। बात समझो, बात कि रिजर्व एंड सरप्लस में फ्लोटेशन कॉस्ट क्यों नहीं आता, क्योंकि वो तो इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट है। हम जो जिंदगी भर कमाए हैं उस कमाई से थोड़ा थोड़ा बचत किया हुआ पैसा है, ये तो बचत किया हुआ पैसा है। इसको अगर हम यूज करने जाएंगे तो क्या हमको किसी को कुछ पैसा देना पड़ेगा, तो फ्लोटेशन कॉस्ट क्यों आएगा इसमें। 10.83, ठीक है। अब इसमें फटाफट ये अमाउंट हो गया, कॉस्ट हो गया। अब कॉस्ट इन रुपीज निकालो, मतलब इंटू करो। 10 लाख का 11%, 1,10,000। 3 लाख इंटू 10.83%, देखो तो कितना आता है। हाँ, 3
32,490, 32,490, 50,000 का 5 लाख का 10%, 50,000, और 4 लाख का 13.6, 54760 ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, 247,250, और इन सबको 10, 3, 13, 5, 18, 4, 22, इतना इंफॉर्मेशन चाहिए। अब हम लोग निकाल सकते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है KO, और ये जो टोटल है, टोटल कॉस्ट ये जो है 247,250 डिवाइडेड बाय इसका टोटल 22 लाख इंटू 100, देख लो कितना आता है केओ को क्या बोलेंगे? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। 11.23, तो 11.23%, मेरा हो गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब ध्यान से सुनेगा, अभी तक बीकॉम में सिर्फ एक ही बार ऐसा हुआ है, मार्केट प्राइस दे देता है, ठीक है। जैसे हम लोग जब सम्स बनाए थे, ये तो है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, बट किसके अकॉर्डिंग है? बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग है। ये जो है ये क्या है? ये सारा का सारा बुक वैल्यू होता है। अब क्वेश्चन में अगर मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग भी बोला निकालना है, जैसे क्वेश्चन में देखो मार्केट वैल्यू दिया हुआ था ना, नंबर ए पर, नंबर ए सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े, किसका एग्जांपल किए थे? डिबेंचर का। तो डिबेंचर का एग्जांपल में जाओ और देखो उसका मार्केट प्राइस कितना है, एक डिबेंचर का मार्केट प्राइस कितना है। इशू प्राइस दिया होगा, तो इशू प्राइस कितना है? 90, नहीं, वो वाला इशू प्राइस तुमने बोल रहा है कि जो हाथ में आया है, वो वाला नहीं। तुम इशू करके कितना में इशू किया है, फेस वैल्यू कितना है? 100, डिस्काउंट पे इशू किया था, कितना परसेंट डिस्काउंट पे? 95, मतलब 5% डिस्काउंट है, मिला था 95 में से 2 रुपया और भी कुछ खर्च हुआ था, तो मेरे हाथ में आया था 93, यानी मार्केट प्राइस जो है मेरा क्या होगा? 95 होगा इस केस में, क्योंकि 100 रुपया का डिबेंचर है और हम इशू कितना पे कर रहे हैं? 5% डिस्काउंट, तो मार्केट प्राइस 95 माना जाएगा। अब 95 जब अगर मार्केट प्राइस है, तो यहाँ पे देखो डिबेंचर है, तो डिबेंचर यहाँ पे कितना का है? 5 लाख, फेस वैल्यू कितना है? 100, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितना होगा? 5 लाख को 100 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 5000। लेकिन अगर मार्केट प्राइस का बात करें तो मेरा एक डिबेंचर का तो वैल्यू कितना आ रहा है? सिर्फ 95, तो 5000 इंटू 95 देखो कितना आता है? 4,75,000। तो ये होगा मार्केट वैल्यू, ये है मार्केट वैल्यू। अब ऐसे ही सबका मार्केट वैल्यू निकालना होता है। अच्छा, उसका केडी के बाद हम कराए थे केपी। केपी का भी देखो फेस वैल्यू कितना लिखाए थे हम? केपी का 150 है, तो फेस वैल्यू तुम लोग को नहीं मिल रहा है। 100, 4000, और इसका मार्केट प्राइस देखो कितना था। मार्केट प्राइस देखो, पूरा क्वेश्चन पढ़ो, लाइन बाय लाइन क्वेश्चन। 150 है, मतलब पूरा लाइन से पढ़ो पूरा क्वेश्चन। पर एएन कंपनी इशूड 1000 प्रेफरेंस शेयर्स, पढ़ो ना, ऑफ ₹100 ईच। फिर क्या पढ़ा? डिस्काउंट रेट है 10%, 12%, ठीक है। उसके बाद सीडीटी वीडीटी बोला है, ये बोला है ना, तो डिस्काउंट रेट कितना है? 12%, यानी कि 100 रुपया का 12% माइनस करो तो कितना आएगा? 88। फेस वैल्यू 100 ही तो बोला। क्या डिविडेंड रेट? डिविडेंड रेट है या डिस्काउंट रेट है? डिस्काउंट देखो कितना परसेंट है, डिस्काउंट दिया हुआ था? डिस्काउंट कुछ नहीं था, मतलब 100 रुपये का प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये में ही इशू कर रहा है इसका मतलब, तो फेस वैल्यू 100 ही है, इसका मतलब ये कितना आएगा? 4 लाख ही आएगा।
तो प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, इसका भी, इसका मार्केट वैल्यू 4 लाख ही है। अब ऐसे ही इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस, अगर मार्केट वैल्यू का बात होता है तो इक्विटी का जो मार्केट वैल्यू है उसमें रिजर्व एंड सरप्लस ऑलरेडी इंक्लूड होता है। इक्विटी का अगर मार्केट वैल्यू है तो उसमें रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूड है। देखो इक्विटी का मार्केट वैल्यू देखो कितना है, 180। तो यहाँ पे और एक 100 रुपये करके है, तो इसका मतलब 10 लाख डिवाइडेड बाई 100, यानी कि ये कितना आएगा, 10,000। 10,000 इक्विटी शेयर्स है और एक का वैल्यू कितना है, 180, इंटू करके देखो कितना आएगा, 18 लाख। लेकिन ये 18 लाख जो आ रहा है ये इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस दोनों इंक्लूड है इसमें। तो अब हमको ये निकालना है कि दोनों में से इक्विटी कितना, मतलब 18 लाख में से इक्विटी कितना है और रिजर्व एंड सरप्लस कितना है। ये निकालने के लिए हमको रेशियो चाहिए। कौन सा रेशियो चाहिए, बुक वैल्यू का रेशियो चाहिए, ये वाला रेशियो चाहिए, मतलब 10:3। अब तुम 18 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करो 10:3 के रेशियो में, 10:3 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करो। देखो दो, इधर दो, कैलकुलेटर दो, जिस तो कर नहीं रहा तुम कैलकुलेटर छोड़ के चल जाना, ठीक है। तो देखो कितना है, 18 लाख कितना आएगा बोलो, पहले का कितना आ रहा है, 1384615, तो 1384615 ये हो गया। और दूसरा का देखो 415384, 415384 मतलब 5 हो जाएगा। ये हो गया, ये हो गया, हम लोग निकालिए मार्केट वैल्यू। अब इंटू कर दो, ये रहा कॉस्ट का परसेंटेज। सेम तरीका वही है, बस मार्केट वैल्यू उसमें क्या कर रहे थे हम लोग, बुक वैल्यू को किसके साथ इंटू कर रहे थे, कॉस्ट के साथ। अगर मार्केट वैल्यू अगर बोलेगा तो मार्केट वैल्यू को किसके साथ इंटू करोगे, कॉस्ट के साथ। बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं। फटाफट निकाल दो इंटू करके, 13,84,615 इंटू 11%, 15230 उसके बाद है 3249, मार्केट वैल्यू कितना है, 415385 इंटू 10.83, 10.83%, 44986। उसके बाद 4,75,000 का 10%, तो 47,500। और ये तो सेम ही रहेगा 54760। और इसको टोटल कर देंगे, 152,308 प्लस ये क्या था, ये 11 लिखे थे या 4 लिखे थे, ये वाला देखो तो 4 प्लस 44986 प्लस 47,500 प्लस 54760, 299,554। अब तरीका तो वही है कि ओ निकालने का, कि ओ निकालने का कोई नया तरीका, बस मार्केट वैल्यू से निकालेंगे। तो मार्केट वैल्यू को टोटल कर दो, इसका मार्केट वैल्यू को टोटल करके देखो कितना आता है। नहीं, क्वेश्चन बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा। हाँ, अभी तक मार्केट वैल्यू से निकालने के लिए अभी तक एक ही साल बोला है, लेकिन एक साल तो बोला है, तो क्या पता तुम लोग को अगर दे दे मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग निकालना। हाँ, क्वेश्चन मेंशन करेगा कि मार्केट वैल्यू से निकालना है क्या निकालना। तो 299,554 डिवाइडेड बाई 26,75,000 इंटू 100, देखो कितना परसेंट आएगा, 299,554 डिवाइडेड बाई 11.19, ये हो गया मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल।
ठीक है। अगर इनमें से जैसे एक मार्केट प्राइस नहीं दिया रहे तो एक्स मान के करना है, तो उस केस में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाल के देगा, एक्स मान के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2007 का क्वेश्चन जैसे कराए थे, 2007 में आया था ऐसा क्वेश्चन। अच्छा, इसका जो स्कैनर है वो तो हम अपलोड कर ही देंगे। ये तो रिवीजन क्लास था, रिवीजन क्लास तो ठीक ही है, और जो स्कैनर सॉल्व किया हुआ है उसका तो वीडियो तुमको अलग से कर देंगे।